आज जनाब जरदारी साहब ने कहा कि जी डोमिसाइल का इशू है इंसाफ में, फिर वो पुरानी बात भी है कि जो भुट्टो साहब के हवाले से कही जाती है। आप इसको कैसे देखते हैं और ये कहाँ तक दुरुस्त है जनाब एतजाज अहसन साहब? ये दुरुस्त है कि नहीं है, पर इसके शवाहिद बहुत मिलते हैं। आप ये देखते हैं कि हमदा नवाज शरीफ को वो अपने घर के तहखाने में बैठा हुआ है, अदालत में पेश नहीं हुआ। 10 मील दूर अदालत है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके वहां पहुंचने की। अपने घर से लाहौर हाई कोर्ट अदालत लाहौर में ही है वो, और उसको जमानत क्या दी जाती है? कोई जमानती भी नहीं पेश हुआ अदालत में, कोई जमानत भी नहीं रही, और हुक्म दे दिया जाता है कि इसको गिरफ्तार नहीं आप कर सकते, हट जाए वहां से। वो गिरफ्तार करने जो पहुंची हुई है नैब, उसको हटा दिया जाता है और उसको रास्ता दिया जाता है कि वो अदालत में आए, यानी उसकी बेल उससे पहले ही कर ली जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब खुद उनको देखें। अब ये किस तरह कोई ना सोचे कि डोमिसाइल का मामला है कि नहीं है। मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ मुजरिम है, मुजरिम हो के वो निकले जमानत पे पाकिस्तान के अंदर, वहां से वो एक बॉन्ड पे गए हैं लंदन, जो कि जमानत अदालत के मुताबिक रियायत अदालत ने नहीं दी और हुकूमत ने दी है, पर अदालत भी उनको बुलाने में तैयार नहीं है। अदालत क्या हुक्म क्या देती है आप सोचें? अदालत कहती है मफरूर है, ये फ्यूजिटिव है, इसको कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती, हम इसको कोई रिलीफ नहीं दे सकते, इसकी पिटीशन डिसमिस्ड है। अब यहाँ अदालत का, जहाँ अदालत ने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया डिसमिस, वहाँ अदालत का उसके बाद इख्तियार कुछ नहीं रहता, अदालत का कोई इख्तियार नहीं रहता, क्योंकि वो डिसमिस होगी, वो तो खत्म होगी, पिटीशन सिफर हो गई। लेकिन उसके बाद लिखते हैं कि एज एंड व्हेन ही सरेंडर और इज अरेस्टेड, एज एंड व्हेन ही सरेंडर पेश हो जाए तो फिर उनकी अपील सारी हम रिवाइव करके दोबारा सुन लेंगे। ये तो अपील डिसमिस ना हुई, ये कैसी डिसमिसल है अपील की? और ये इतनी रियायतें भी वो ठिंगा दिखा रहे हैं टेलीविजन पे अदालत को भी और पाकिस्तान के कानून के सारे निज़ाम को भी वहाँ लंदन में बैठ के। अब टेलीविजन तो यूं ही हो जाता है ना, टेलीविजन तो आपकी दहलीज पे ले आता है सिलसिले को, तो आपकी दहलीज पे, अदालत की दहलीज पे खड़े होके वो मुँह चिढ़ा रहे हैं कि रोज उसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आप सोचे उन्हीं अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ये पीछे नजर आ रही हैं आपके, ये वही अपार्टमेंट में जा रहे हैं जो मुतनाज़िया अपार्टमेंट है। अच्छा एतजाज साहब सलाम अलैकुम। एतजाज साहब सलाम अलैकुम। एतजाज साहब, एक तो अदालत ने खुद भेजा था कि जी 8 हफ्ते के लिए जाएं, तो क्या अदालत खुद नहीं कह सकती कि अब उन्हें पकड़ के लाया जाए? दूसरी तरफ आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमजा शहबाज को जो रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ साहब को एक दिन में जमानत भी लगी, इतराज भी दूर हुआ, वो भी खत्म हुआ। और दूसरी तरफ ये एक बात बता दें कि मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हमने हुकूमत गिरा लेनी थी, लेकिन हमारी खलीफ जमातों ने साथ नहीं दिया और पाँव पकड़ने लग पड़े हैं। क्या आप समझते हैं कि नून लीग का एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर हलकों से कोई राब्ता हो चुका है? क्योंकि नवाज शरीफ का एक मुजरम का जाना, शहबाज और बिलावल और हमजा को रिलीफ मिलना, क्या आप फरमाते हैं? बात ये है कि ये जो नून वाले तो हैं, ये तो पहले से हमारा मौकफ आज का नहीं है, बहुत पुराना मौकफ है, और इन्होंने हर दफा उसको दुरुस्त साबित किया है कि ये जब जरा ताकत में होते हैं तो आपके गले को पकड़ते हैं, और जब जरा कमजोर होते हैं तो आपके पैरों में पड़ जाते हैं। और ये मुतवातर मुसलसल मुस्तकिल राब्ता रखते हैं उन खलाई ताकतों का, जिनके ये खलाई ताकतें कहते रहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। इनका एक दिन के लिए भी राब्ता नहीं टूटता, ये मैं आपको बता दूं। ये चाहे गुजरांवाला की तकरीर कर रहे हों, चाहे ये किसी और जलसे में तकरीर कर रहे हों, चाहे PDM के
की मीटिंग में अंगेज कर रहे हो सबको, इनका कभी ताल्लुक और वो जो राब्ता है वो नहीं टूटता। इनके राब्ताकार बहुत हैं और आखिरकार जब राब्ते इस पे उतर भी आने को तैयार हो जाते हैं, ये जहाँ जो यहाँ तक जा सकता है कि बुर्के पहन के और दो इनके सबसे मोतबर तरीन लीडर आर्मी चीफ को मिलने जाते रहे, और ये कोई छुपी हुई हकीकत नहीं है, ना ही इन्होंने डिनाई किया आज तक। इन्होंने कई बातें इन्होंने डिनाई ही नहीं की। मिसाल के तौर पे मलिक कयूम को जो फोन कॉल की थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट में चली, आज तक इन्होंने उसको इनकार नहीं किया हुआ, डिनाई नहीं किया हुआ। ये नई से नई बात करते हैं। अब नई बात, मैं एक और बात बताऊं आपको, ये नदीम मलिक को नोटिस हो रहा है कि आके बताओ तुमने टेपें कहाँ से ली और टेपों का जिक्र कहाँ से आया। वो मरियम नवाज को क्यों नहीं पूछती, जिसके पास पता नहीं दर्जनों टेपें पड़ी हुई है, शायद लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। पता नहीं उनमें जाजियों की टेपें हैं, उनमें जर्नैलों की टेपें हैं, उनमें फौजियों की टेपें हैं, उनमें कोई मुल्ला हजरात की टेपें हैं, उनमें जर्नलिस्ट की टेपें हैं। उनको नहीं पूछते। और नदीम मलिक जो के प्रोटेक्टेड है बाय जर्नलिस्ट प्रिविलेज, उसको जो कहते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी करती है। अच्छा इत्तेज़ार साहब, मैं रोकूंगा इधर। आपने बहुत अहम बात की। देखिए, मरियम नवाज कहती है मेरे पास और भी वीडियो है और मैं दिखाऊंगी। जिन्होंने वीडियो बनाई उसको नहीं बुलाया जाता जिसकी बनी। जिन्होंने ब्लैकमेल किया, जो सऊदी अरब बुलाया, उनको नहीं बुलाते। और जर्नलिस्ट जो खबर दे रहा है, ये FIA गर्दी नहीं है कि नदीम मलिक जैसे जनवन आदमी को इस केस में बुलाना आईनी तौर पे वो तलब कर सकते हैं साफी को। बड़ा जुल्म हुआ है जी। मैं तो समझता, मुझे लगता है जाती तौर पे तकलीफ पहुंची है। मेरा नदीम मलिक अगर आप देख लें तो मलिक साहब के प्रोग्राम पे मैं शाज़ो नादिरी कभी आया हूँ, मुझे कोई उसका कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक शरीफ सुलझा हुआ आदमी है, सुलझेगी सोच समझ के बात करने वाला साफी, उसको आप पकड़ रहे हैं। और जो बीबी खुद कह रही है, सरे बाजार कह रही है कि मेरे पास आपकी टेपें हैं, वो ये उसके पास वो हथियार है जिससे यानी वो अदल को, इंसाफ को, इंतजामिया को, हर किस्म के फैसले पर वो मतलब असरअंदाज हो सकती है। वो उनको FIA को पहले तो चाहिए उनको तलब करे और कहें कि जनाब वो टेपे प्लीज दे दें, हम देख लें वो टेपे। एतजाज साहब, हम यहीं से बात शुरू करेंगे। ये बड़ी अहम गुजारिश, आप हमारे साथ रहे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एतजाज साहब, अभी आज एक और भी डेवलपमेंट हुई है और ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा गया है, अदालत ने कहा है कि इनको मजीद कोई तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है और इन्होंने कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और जो बैरूनी आमदन थी इनकी, जो पैसे आ रहे थे, वो भी इन्होंने रिटर्न में ज़ाहिर किए थे। तो आप इस पे आप फैसले पे तो बात कर सकते हैं, तो आप इसको क्वालिटेटिवली कैसे देखते हैं? वो भी बड़ा अजीब सा ये मामला है जी। ये तो मुझे समझ नहीं आती किस तरह अदालत नजरअंदाज कर सकती है। अगर डोमिसाइल का ही मसला लगता है ये भी, क्योंकि आप देखें ना, आदमी, एक शख्स वजीर खारजा हो पाकिस्तान का, वजीर दिफा हो पाकिस्तान का, और वजीर पानी और बिजली हो, पर ज्यादा जरूरी है और अहम बात इसमें वजीर खारजा हो और वजीर दिफा हो, और वो तनख्वाह कहीं और से बाहर से भी लेता हो, किसी भी सूरत लेता हो। और इन्होंने तो तनख्वाह लेने का इतराज किया है ना कि मैं लेता रहा हूँ तनख्वाह, फिर मैंने डिक्लेयर की है। कैसे तनख्वाह ले सकता है? दूसरी मुलाजमत कैसे कर सकता है? कौन से आइन की तहत कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता था। मैं वकालत साथ करता रहता तो वो मालो माल ही हो जाते। क्या बात थी? ये किस तरह दो तनख्वाहें ले सकता है और दूसरी तनख्वाह किसी गैर मुल्की और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का? ये मतलब है कोई इसको, इस बात पे मुझे ये मेरे बिल्कुल बियॉन्ड है। मेरी वकालत तो
और कानून की नॉलेज और ये खत्म हो जाती है। ये मैं सोच ही नहीं सकता कि बरतानिया का वजीर खजाना हो और वो रिलायंस इंडियन की रिलायंस कंपनी में डायरेक्टर भी हो या उधर से तनख्वाह भी लेता हो, या अमेरिका का वजीर खजाना हो और वो यूक्रेन की किसी कंपनी से के ठेके भी चला रहा हो या तनख्वाह ही ले रहा हो। इससे तो नवाज शरीफ का बेहतर केस था। नवाज शरीफ कम अज कम तनख्वाह नहीं ले रहा था और उसमें भी उन्होंने कहा कि तनख्वाह लो या न दो, आप अगर मुलाजमत करते हो किसी गैर मुल्की फर्म की, वो चाहे तुम्हारे बेटे की हो, पर फर्म की अलग पर्सनैलिटी होती है। इत्तेज़ार साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसके साथ में चाह रहा हूँ एहसन इकबाल को भी आप थोड़ा सा, उनका जो आज फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तफसीली फैसला, उसमें उनको भी कहा गया कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया और नैब के बारे में अच्छे कमेंट्स नहीं है कि तफ्तीश सही नहीं, इल्ज़ामात ठीक नहीं। मेरा जो आपसे असल सवाल है, आप समझते हैं कि इस तरह जो आज तफसीली फ़ैसले आए हैं ख्वाजा साहब के और एहसन साहब के, इससे क्या जो हमारा जो एहतसाब है, कहाँ पे हम फंसे हुए हैं? क्या हमें तफ्तीश नहीं आती? कहाँ पे कमज़ोरी है, कहाँ पे खामी है? या ये जो फ़ैसले दोनों हुए हैं इसमें डोमिसाइल है कि नहीं है? इस पे ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि एहसन इकबाल साहब का तो फैसले के बारे में जो आप बता रहे हैं, ये मैं अभी सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उनको बरी कर दिया गया है। ये बरी नहीं किया, ये वो तफसीली फैसला है उनकी जमानत का कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये एक और चीज है जिसपे मैं अर्ज कर दूं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से नवाज शरीफ के फैसले में ये एक फरमाया था। आसिफ सईद खान खोसा का फैसला था और उससे उन्होंने सेट असाइड किया था अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, कि जो जिसके जरिए नवाज शरीफ की जमानत हुई थी उस केस में जिसमें उसको सजा हो चुकी थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, उसमें जमानत देते हुए अतर मिनल्ला साहब ने वो सारा केस डिस्कस कर लिया। कोई 45 दफा का फैसला लिखा जमानत देने के लिए, जिस पे बड़े बरहमी के साथ गुफ्तगू की चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस सारे मामले के बारे में कि जमानत देते हुए तो आपको सरसरी तौर पे केस को देखना चाहिए, सरसरी तौर पे, और आप उसमें डीप नहीं जा सकते। उसके सारे फैसले के बारे में आप नहीं कह सकते कि इसके खिलाफ एविडेंस ही कोई नहीं है, अभी तक कोई आया ही नहीं है या कुछ। वो एविडेंस की तो स्टेज ही बाद में आनी है ना, जब ट्रायल चलेगा तो एविडेंस की स्टेज आएगी। मुझे खबर नहीं एहसन इकबाल साहब के केस का क्या स्टेज है, ट्रायल शुरू हो गया है, कोई गवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, या उनके केस में क्या। अच्छा, इक़रार साहब, आपने ना एक बड़ा अहम पॉइंट रेज किया। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान कामे पर नाहल करते हैं, तो उसकी निचली कोर्ट एक वजीर को कामे लेने पर और तनख्वाह लेने पर तस्लीम भी कर रहा है, वो जमानत दे देती है। तो आप रेफरेंस किसको हम माने कि कौन सही, किसका फैसला ठीक है? दोनों नहीं, नवाज शरीफ साहब वाला फैसला दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर होके आप किसी और के मुलाजिम तो नहीं हो सकते, किसी और कंपनी के आप तनख्वाह लें या ना लें, आप उसके साथ ताल्लुक ही नहीं रख सकते। वो फैसला दुरुस्त है। ये फैसला जो ख्वाजा साहब वाला है, ये उसके मुताबिक होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, तो क्या अदालत इस चीज की पाबंद नहीं होती? लेकिन जो मैंने पहले अर्ज किया भट्टी साहब, सर मेरा कानून खत्म हो जाता है, मेरा कानून खत्म हो जाता है जहाँ ये फैसला ख्वाजा साहब का आया है। अगर नवाज शरीफ का, या तो नवाज शरीफ का फैसला भी गलत है, को मैं नहीं मानता हूँ कि वो गलत है। मैं ये तस्वर नहीं कर सकता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो मोदी और वो ऑस्ट्रेलिया कंपनी के साथ की मुलाजमत कर रहा हो, साथ और तनख्वाह ले रहा हो या ना ले रहा हो, मुलाजमत कर रहा हो, उसके साथ कनेक्शन हो उसका, ये मोदी को रहने देगा कोई इंडिया में प्राइम मिनिस्टर? ये कोई फॉरेन मिनिस्टर ये कर सकता है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, स्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इत्तेज़ार साहब, मैं और सीधा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आपने सारी उम्र माशाल्लाह वकालत की, एक ही एलिगेशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट जिसे वज़ीर-ए-आज़म को नाहल कहती है, वही एलिगेशन हाई कोर्ट में होता है।
तो उसको जमानत दे देती है। अमूमन ये ऐसा होता है। वो हो सकता है इस सूरत हाल में कि अगर एलिगेशन तो वही है, लेकिन जो हाई कोर्ट में केस है उसमें सबूत मौजूद नहीं है। प्राइमा फेसाई यानी सरसरी तौर पे भी केस नहीं बनता, सरसरी तौर पे भी। अच्छा एतजाज साहब, एक मैंने और बात, मैंने एक और सवाल पूछना आपसे। लेकिन मैं एक चीज जी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मैं जिस तरह कहता हूँ, अर्ज करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने केस के दूध और कयूद मुतय्यन कर दिए हों कि ये कि इस वजह से नवाज शरीफ नाअहल है क्योंकि उसने मुलाजमत की है एक फॉरेन कंपनी की, खा उसके बेटे की है, पर वो वजीर आजम होके किसी और कंपनी की मुलाजमत नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान से लॉयल्टी रख सकता, चाहे तनख्वाह ले ना ले। अब ये दुरुस्त फैसला है, ये फैसला दुरुस्त है नवाज शरीफ के खिलाफ। पर इसके बाद अगर कोई आ जाए और कहे कि जी मैंने तनख्वाह भी ली है और तनख्वाह भी मुझे जो पता लगा सुना है कि जब बतौर वजीर पानी और बिजली उनकी तनख्वाह थी कुछ 15,000 दिरहम, जब वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए तो 25,000 हो गई। अच्छा एतजाज साहब, एक मैंने एक सवाल और पूछना आपसे। एक तो मैं एक अर्ज कर दूं कि जो दुबई का सिटी का कानून है वो ये, मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब को कोट कर रहा हूं, अगर आप अकामा लेकर तनख्वाह नहीं देते आपको हर महीने सबूत देना पड़ता है कि तनख्वाह ली है, वरना अकामा कैंसिल हो जाता है। मैं आई एम कोटिंग डॉक्टर इकरामुल हक। एक तो ये कि वो उनका वो भी गलत है कि उन्होंने तनख्वाह नहीं ली थी। अच्छा मैं अब सियासी सवाल ये दुरुस्त बात है, ये दुरुस्त इसलिए है कि अकामे का मकसद ही ये है कि मुलाजमत करना वहाँ, ये जिस तरह वो ग्रीन कार्ड का होता है कि उसमें आपको दिखाना पड़ता है हर 6 महीने कि आप वहाँ कुछ अर्सा रहे हैं ताकि वो कनेक्शन रहे। ये इसलिए अगर आप अकामा रखें और तनख्वाह ना लें तो आप असल में मुलाजम नहीं है, मुलाजमत नहीं कर रहे, काम कुछ नहीं कर रहे यूएई में, उससे आपका रिश्ता यूएई से टूट जाता है जी। अच्छा और आखिरी सवाल ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब और की जरा अब बयानात सख्त आ रहे हैं जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, तो क्या अब रास्ते मुस्तकिल जुदा हैं या खुले हैं अभी रिकॉन्सिलिएशन के? ये हमें आप हर कदम पे ठोकर खाने की तरगीब करेंगे। जहाँ से एक दफा ठोकर खा ली या जिस जगह से एक दफा दफे गए तो हम वहीं से हम ठोकर ही खाते जाएंगे। खुदा का खौफ करें। इनके बारे में अब मैं क्या कहूँ, ये बस बड़े लोग हैं, इन्होंने बड़ी आबियारी की भी है सिस्टम की, ये शरीफ खानदान ने बड़ी आबियारी की भी है और सिस्टम उनको वापस फल देता है, भर भर के झोलियां भर भर के फल देता है और अल्लाह ताला उनको वो फले फूलते रहे। और इत्तेजाज साहब आप बेलाग बात भी करते हैं और कानून पे एक आपकी अथॉरिटी भी है और आपने चीज़ों को बड़ा वजाहत और सराहत के साथ वादे कर दिया। थैंक यू वेरी मच प्रेशियस टाइम एंड फॉर एनलाइटनिंग अस।